अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदीद। हाँ बोल। बैक ये लो सर, जो है क्या कहते हैं, ये लो बिलाल। सर निकाल के दे देना। अच्छा सर, लास्ट सेशन में वी हैड अ डिस्कशन ऑन, हम लोगों ने बात ये की थी कि जो है IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के हवाले से। सर मैं क्विकली एक दफ़ा रिकैप करवा देता हूँ, तो फिर हम लोग एक दो पास पेपर्स करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर जो सबसे अहम टॉपिक है इस दफ़ा तो आता ही आता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को कैश फ्लोज का बताया था, तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एरिया आना ही आना है। ठीक है, IFRS 9 का, तो वी शैल बी स्टार्टिंग विद दैट। तो सर क्विकली मूविंग ऑन, सर IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के हवाले से हमने ये बात की कि सर व्हाई दिस सेगमेंट रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा कि सर जिस तरीके से आप अगर कंपनी लेवल पर जो है क्या कहते हैं, एक और ले ले कोई मसला नहीं है सर, अगर आप कंपनी लेवल पर जो है लेट से आप अपना परफॉर्मेंस दिखाते हो या पोजीशन दिखाते हो, ठीक है ना, तो उसमें जो विद इन कंपनी अगर लेट से कंपनी एक से ज्यादा जो है क्या कहते हैं सेगमेंट्स में या फंक्शंस में ऑपरेट करती है, तो यूजर को उस चीज की विजिबिलिटी नहीं मिलती। जैसा कि अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट सेशन में तुम लोगों को एक चीज दिखाई थी, मेरे साथ इन टच रहना, ठीक है। तो सर मैंने जो है क्या कहते हैं लास्ट सेशन में जैसे तुम लोगों को एक एक्सेल शीट दिखाई थी, उसमें हमने बाकायदा देखा था कि हाउ सेगमेंट रिपोर्टिंग इम्पेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, राइट। ठीक है ना। तो वैसे कंपनी नॉर्मली बहुत अच्छी थी, बट जैसे ही मैंने सेगमेंट लेवल पर तुम लोगों को दिखाया तो यू वर लाइक कि सर ये तो जो है कंपनी शायद इनएफिशिएंट है या मैनेजमेंट सही तरीके से काम ही नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो सर सेगमेंट रिपोर्टिंग के जो फवाइद हैं वो क्या हैं सर? सेगमेंट रिपोर्टिंग के फवाइद ये हैं कि सर सेगमेंट रिपोर्टिंग से जो है यूजर को पता चल जाता है कि भाई हर सेगमेंट के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो क्या है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर जो है यूजर इन्फॉर्म जजमेंट जो है वो ले सकता है। अच्छा सर, फिर हमने बात की कि सर सेगमेंट का मतलब आपने बता दिया, सेगमेंट का मतलब ये होता है कि सर आप जो है कंपनी किन किन एरियाज में ऑपरेट कर रही है। तो सर क्या हर सेगमेंट को जो है रिपोर्ट करना जरूरी है? नहीं। तो स्टैंडर्ड ने बोला कि यू एक्चुअली नीड टू फिल्टर आउट द सेगमेंट इनटू ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई करो कि भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है। ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिसमें ये तीन बातें हो, ये सामने लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे, सही है सर। वो रेवेन्यू सेंटर हो, इसका मतलब है कि अगर तो कोई कॉस्ट सेंटर है जो कमाऊ पूत नहीं है कंपनी का, तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टिंग सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, सही है ना। तो उसका रिपोर्टेबल का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन फॉर क्लासिफाइंग एनी सेगमेंट एज ऑपरेटिंग इज कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सीनियर मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर जैसे अभी लास्ट अटेम्प्ट में 2023 का जो अभी ये लास्ट पेपर गया उसके अंदर इसने यही किया, बोला कि सारे सेगमेंट रेवेन्यू सेंटर है, बट कुछ के अंदर बोला कि भाई मैनेजमेंट किसी जो है सेगमेंट की जो है वो क्या कहते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो रिव्यू करती है, किसी की नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जिस जिस सेगमेंट्स के वो रिजल्ट्स रिव्यू नहीं करती तो उनको तो जो है आप रिपोर्टेबल कहोगे ही नहीं। और तीसरी चीज कि सर वो जो सेगमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन सेपरेटली अवेलेबल हो, मतलब उनके सिस्टम में सेपरेटली जीएल खुले हुए। इसके ऊपर मैंने तुम्हें अपनी लाइव एग्जांपल भी दी थी, जहां मैं जो एज अ सीएफओ जो है मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, कि हम लोग एक सेगमेंट जो था हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो हमने रेंट पे दी हुई थी, अब वो बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट आता था, रेंट पूरे साल का 10 लाख आता था, जबकि हमारी जो मटीरियलिटी थी वो थी तकरीबन 1 करोड़। तो हम क्या करते थे कि उसको अलग से नहीं दिखाते थे, हम उसको जो है एक साथ ही जो है दूसरे सेगमेंट के साथ मर्ज करके दिखाते थे। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या, अच्छा आपने बोला सेगमेंट रिपोर्ट नहीं होता, तो सर क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्ट होता है? नहीं, ऑपरेटिंग सेगमेंट भी रिपोर्ट नहीं होता सर, रिपोर्टेबल सेगमेंट रिपोर्ट होता है। तो सर रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से सेगमेंट होते हैं, यानी विच सेगमेंट्स वुड बी कॉल्ड रिपोर्टेबल एंड विच सेगमेंट्स वुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल्स। तो सर हमने बात की कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जिसमें ये दो कंडीशंस हो, नंबर वन वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो, और ये जो दूसरी कंडीशन है उसमें से कोई भी तीन में से एक हिट हो जाए, तो दैट सेगमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। तो सर पहली कंडीशन, सर जो सेगमेंट का रेवेन्यू है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू इट मींस बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल कंपनी के रेवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा हो। अच्छा सर, अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो आप देखो उस सेगमेंट के जो टोटल एसेट्स हैं वो कंपनी के टोटल एसेट्स के 10% या उससे ज्यादा हो।
अगर वो भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो आप देखो जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स हैं, आप जितने भी जो है आपके सेगमेंट्स हैं ना, लेट्स से आपके 10 सेगमेंट्स हैं, उसमें जो प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स है उनका टोटल लो, और जो लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है उसका टोटल लो, और दोनों में से देखो बड़ा कौन है, हायर ऑफ, और उसका 10% ले लो, फिर तुम कंपेयर करो इंडिविजुअल सेगमेंट के जो प्रॉफिट या लॉस है। अगर वो जो बेंच मार्क है 10% ऑफ हायर ऑफ पीएमएस और एलएमएस, अगर उसका 10% या उससे ज्यादा है तो दैट वुड बी टेकन एज रिपोर्टेबल, अदरवाइज वो नॉन रिपोर्टेबल होगा। तो सर क्या ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है 2 की ए बी सी 7 पूरी होनी चाहिए? नो 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 नो, कोई एक भी हिट हो जाए तो दैट सेगमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। अच्छा सर, फिर इसके ऊपर हमने एक बड़ा अच्छा पास पेपर्स का क्वेश्चन भी किया, सही है ना, माशाल्लाह, यू पीपल परफॉर्म रियली वेल। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोगों ने दो तीन बड़ी अहम बातें की, दो तीन हमने बड़ी अहम बातें की। सर वो अहम बातें क्या थी? मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार सर, आप याद रखो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, ये एग्जामिनर बादोगात क्वेश्चन भी करता है कि सर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो है जितने ज्यादा सेगमेंट्स दिखाए जाएं उतना बेहतर है, या जितने कम, तो हमने बोला जितने कम दिखाए जाएं। तो लॉ ने यहाँ मैनेजमेंट को जो है थोड़ी सी एक तरीके से जो है क्या कहते हैं लीनियंसी दी है कि सर इफ मैनेजमेंट वांट्स तो दे कैन एक्चुअली एग्रीगेट वन मोर देन वन सेगमेंट इनटू वन। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो 10 सेगमेंट में काम करती है, उसमें से 3 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंपनी उन 30 सेगमेंट्स को एक ही सेगमेंट के तौर पे दिखा सकती है? द आंसर इज यस, दिखा सकती है, प्रोवाइडेड कि ये कुछ कंडीशंस पूरी करे। सर वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1, वो जो सेगमेंट्स को कंपनी मर्ज करना चाह रही है उसके जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेगमेंट्स के वो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, पहली बात, सही है। इसके बाद दूसरी बात कि सर ये जो क्राइटेरिया है ना, ये जो 5 कंडीशंस तुम्हें दिख रही हैं स्क्रीन पे, उनमें से कोई भी मेजोरिटी ऑफ द क्राइटेरिया जो है वो पूरी कर रहे हैं, यानी वो आपस में सिमिलर हो। यानी ये जो 5 कंडीशंस हैं, पांचों में से मेजोरिटी में जो है वो सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हो। इसके ऊपर मैंने तुम्हें पेनाडोल की भी एग्जांपल दी, इसमें मैंने तुम्हें चेयर्स की भी एग्जांपल दी, इसमें मैंने तुम्हें होलसेल और रिटेल की भी एग्जांपल दी। तो सर फॉर एग्जांपल आप किसी भी सेगमेंट को, लेट्स से मैं पेनाडोल की वापस से एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें कि लेट्स से मैं जो है लाहौर में भी या मैं पाकिस्तान में भी जो है पेनाडोल बेचता हूं, मैं जो है क्या कहते हैं यूएस में भी बेचता हूं। अब सर वो जो मेरे दो सेगमेंट से, जाहिर सी बात है बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल सिनेरियो, कि सर मैं एक तो जो है वो मेरी सेल है फ्रॉम यूएसए एंड फ्रॉम सेल है फ्रॉम पाकिस्तान, सो कैन आई मर्ज दीज टू सेगमेंट्स? सर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर हैं, सर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सर उसमें जो मार्जिन हैं, जो आपको कॉस्ट लग रही है, सही है सर, अगर तो वो मोर और लेस सेम है तो सर जो है आप कह सकते हैं कि सर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। और उसके अलावा इन पांचों में से कोई भी जो है मेजोरिटी ऑफ द कंडीशन, मतलब 3 कंडीशन जो है उसमें आपस में सिमिलर हो। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, सर पेनाडोल जाहिर सी बात है वहां भी फार्मूला सेम रहेगा, यहाँ भी फार्मूला सेम रहेगा। द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, सर जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता कि भाई गोरों के लिए एक नई से मशीन, न्यू मशीन मंगाई जाए, सही है ना, तो जो है कि डिस्क्रिमिनेशन की जाए कि वहां पेनाडोल कुछ और मशीनों से बनती है, जो है यहाँ के लिए पेनाडोल कुछ और मशीनों से बनती है। द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर दियर प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर कस्टमर की क्लास जो है वो सेम है। अब तुम वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर वहां यहाँ वाले तो काले होते हैं या गंदमी रंग के होते हैं, वहां वाले गोरे होते हैं, ओ भाई ये क्लास नहीं होती है, ठीक है ना, सही है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर यहाँ पेनाडोल इंसानों को खिलाई जाती है, वहां पेनाडोल हैवानों को खिलाई जाती है, भाई ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। क्लास ऑफ द कस्टमर वुड रिमेन द सेम, ठीक है। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट दियर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बाय रोड वहां भी होगा, यहाँ हाँ आप इस पे बहस कर सकते हो मुझसे, सही है, इट्स फाइन। द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नॉर्मली जो है जो आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं मोर और लेस रिक्वायरमेंट सिमिलर होती हैं आपकी। तो सर आप ये कह सकते हो इस सिनेरियो की बेसिस पे कि सर जो यूएस वाला सेगमेंट है और जो हमारा पाकिस्तान वाला सेगमेंट है पेनाडोल का, सिंस दे आर सिमिलर इन मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इफ मैनेजमेंट वांट्स, मैनेजमेंट कैन एक्चुअली एग्रीगेट दीज टू सेगमेंट्स टू प्रेजेंट इट एज अ वन सेगमेंट, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, राइट। हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं इसको एक दफा क्विक रिकैप कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं 1-2 पास पेपर्स तुम लोगों को करवाऊंगा। अच्छा सर, इसके बाद हम लोगों ने एक बड़ी जबरदस्त बात देखी, उसके बाद हमने एक बहुत जबरदस्त बात देखी कि सर आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को जो है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया यू पीपल हैव रिपोर्टेड, राइट। बट सर याद रखो कि जितने तुम सेगमेंट्स रिपोर्ट कर रहे हो ना स्टैंडर्ड स्टेट्स के, जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है कंपनी का, वो एटलीस्ट 75% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। क्या मतलब?
लेट से तुमने कंपनी के तुम्हारे हैं 10 सेगमेंट, अब 10 में से तुमने आइडेंटिफाई किए 6 सेगमेंट, उन 6 सेगमेंट्स का तुम एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल करो, क्या वो कंपनी का 75% या उससे ज्यादा बन रहा है? अगर तो बन रहा है तो सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मगर अगर तो वो 75% से कम बन रहा है तो स्टैंडर्ड स्टेट्स के आप जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनमें से जबरदस्ती किसी को रिपोर्टेबल बनाओ, ताकि जो है 75% एटलीस्ट जो है एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट हो। इसमें हमने एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल भी की थी लास्ट सेशन में, ठीक है, आई एम श्योर यू पीपल कैन रिकॉल, ठीक है ना। अच्छा सर, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट। सर सवाल ये पैदा होता है कि हमने बात कर ली माशाल्लाह, हम लोग ये चीज समझ गए कि सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आप रिपोर्ट करोगे अलग से, तो जो नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका क्या करोगे आप? क्या उनको दिखाओगे ही नहीं? सवाल ये पैदा होता है क्या उनको दिखाओगे ही नहीं नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट को? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दिखाओगे आप, बट तरीके से दिखाओगे। सर कैसे? ये देख लो इधर, ये देख लो इधर, जैसे हमारा ये क्वेश्चन था ना, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? बल्कि इस क्वेश्चन को देखो, लेट से मैं बोलता हूं मेरे ये सेगमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, बस ये स्टैंडर्ड की कुछ आखिरी चीजें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे बढ़ेंगे। सेगमेंट ए है, सेगमेंट बी है, सेगमेंट सी है, सेगमेंट डी है, सेगमेंट ई है और सेगमेंट एफ है। अज्यूम करो मैं बोलता हूँ ये रिपोर्टेबल है, अब से मैं बता रहा हूँ इसको रिपोर्ट कैसे करोगे। ए बी नहीं है, सी रिपोर्टेबल है, डी नहीं है, डी नहीं है, ई रिपोर्टेबल है, एफ रिपोर्टेबल है, बल्कि एफ भी रिपोर्टेबल नहीं है। अब सर हाउ यू वुड बी प्रेजेंटिंग योर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल्स, हाउ यू वुड बी रिपोर्टिंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड व्हाट अबाउट द नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स? क्या नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स डिस्क्लोज होंगे या नहीं होंगे? सो व्हाट्स द सिनेरियो? सही है ना। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने इस तरीके से जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग का डिस्क्लोजर बनाना है। नोट whatever number you actually allocate, note 11.1। सही है सर, हम लोग बाकायदा डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये तुमने नोट्स ए बी नहीं है, सी डी नहीं है, ई सही है, ये तुम अलग अलग से इनकी इंफॉर्मेशन दोगे। इधर तुम किसी का इसका प्रॉफिट बता दोगे, प्रॉफिट कितना है, तुम्हारे मेन एक्सपेंसेस और इनकम कितना है, हम इस पे बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें जो है ना आइडिया दे रहा हूँ। मेन एक्सपेंसेस इनकम बता दोगे, एसेट्स बता दोगे, लाइबिलिटीज बता दोगे, सही है। अब सर बताने का मकसद ये है कि सर आप जो है क्या सिर्फ ए सी ई दिखाओगे सेगमेंट के रिपोर्टिंग में? नहीं सर, स्टैंडर्ड बोलता है कि जो नॉन रिपोर्टेबल हैं उसको आप अदर सेगमेंट्स के तौर पे एक ही हेडिंग के अंदर डाल दो, सब कचरे को एक ही हेडिंग में मिला दो। यानी ये जो अदर सेगमेंट्स होंगे इसके अंदर कौन कौन से आ रहे होंगे, जल्दी से बताओ। अदर सेगमेंट्स कौन कौन से आ रहे होंगे, जल्दी से बताओ। अदर सेगमेंट्स में कौन कौन से आ रहे होंगे? बी डी और एफ, जबरदस्त। बी डी और एफ, जबरदस्त, बी डी और एफ। अच्छा सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो टोटल आ रहा होगा ना, ये कंपनी का टोटल, तो यूजर पता है क्या होगा, जरा समझो यूजर की साइकी। अगर तो तुम अदर सेगमेंट्स नहीं दिखाते ना, तो होता ही है कि यूजर जो है ना हक्का बक्का रहता, वो ए सी ई को चेक करता और टोटल का सिर्फ कॉलम आ रहा होता, और ये टोटल तुम्हारे मेन पीएनएल से मैच नहीं करता। तो तुम्हें मेन जो फ्रंट पे तुम्हारा पीएनएल है या बैलेंस शीट है उससे मैच भी तो करवाना है। अगर तो तुम अदर सेगमेंट्स को नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट ए सी ई को मिला के थोड़ी ना बन रहा है, वो तो अदर सेगमेंट्स का भी है। तो ये टोटल जो है ना, ये तुम्हारी मेन जो बैलेंस शीट है उससे मैच करना चाहिए या पीएनएल से मैच करना चाहिए। तो नाउ यू पीपल गॉट द विजडम व्हाई actually we actually report non reportable segments in the column of other segments, ताकि ये जो टोटल है ना, ये आपका जो मेन बैलेंस शीट या पीएनएल का फेज है उससे मैच कर सके। अब सर डिस्क्लोजर कैसे देंगे? वी शैल हैव अ डिस्कशन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज that sir we shall be disclosing the non reportable segments as other segments। एक आप टोटल बना दोगे, जो भी नॉन रिपोर्टेबल का कचरा उस अदर सेगमेंट में डालना, दैट्स इट। सही है। अच्छा सर क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो। अच्छा now this is the last area of IFRS 8, then we shall be doing some past papers exercise और फिर हम लोग जो है IFRS 9 पे मूव ऑन करेंगे। सर सवाल ये पैदा होता है कि सर नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हैं सर जो आपके सेगमेंट्स हैं, जस्ट होल्ड ऑन, जरा तुम लोगों को दिखा भी दूं कहाँ लिखा हुआ है। चलो सुन लो इधर, पता नहीं वो मेरी दूसरी समरी में लिखा हुआ होगा।
सर सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने बता दिया रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो उस वक्त रिपोर्ट होंगे जब वो क्राइटेरिया पूरा करें, मगर सर मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी जो है वो क्या कहते हैं कि दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव। अब लेट्स से 10 सेगमेंट्स हैं, अब मैनेजमेंट जो है वो बोलती है कि यार ये जैसे ये एग्जांपल थी उसके अंदर जो है हमारे ए सी और ई सिर्फ ये रिपोर्टेबल थे बेस्ड ऑन द लेजिटिमेट क्राइटेरिया, मगर मैनेजमेंट बोलती है नहीं भाई हम तो जो है और ज्यादा बेहतरीन व्यू देना चाहते हैं यूजर को। तो सर क्या मैनेजमेंट खुद से चाहे तो बी डी और एफ को भी दिखा दे अलग से, हालांकि वो रिपोर्टेबल नहीं है, वो रिपोर्टेबल नहीं है एज पर द क्राइटेरिया, बट मैनेजमेंट वांट्स और मैनेजमेंट वुड लाइक कि हम जो है यूजर को ये 6 के 6 सेगमेंट दिखा दें। तो क्या दिखा सकते हैं? सर याद रखो स्काई इज द लिमिट। याद रखो आईएफआरएस जो है ना वो तुम्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है, आईएफआरएस कभी भी तुम्हें अपर रिक्वायरमेंट बताता ही नहीं है। इस आईएफआरएस की खूबसूरती यही है कि वो बोलता है मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं इतना कर लो, ऊपर से जितना गुड़ डालना है, चीनी डालनी है, शहद डालना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो अगर तो मैनेजमेंट जो है बोलती है, यानी तुम्हारे अगर मैं लेवल पे बात करूं, मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं यार, अगर जो है मैनेजमेंट डेढ़ होशियारी करती है कि नहीं यार हम तो ए बी सी डी ई एफ सब दिखाना चाह रहे हैं, तो अब बताओ क्या दिखा सकते हैं? द आंसर इज यस, स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू वट एवर यू वांट एज अ मैनेजमेंट एज फार एज दिस इज बेनिफिशियल फॉर द यूजर। आई होप आपको क्लियर है ये चीज, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ये पढ़ लो जरा, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट वाली ये लाइन पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट जल्दी से पढ़ लो, रीड कर लो। अगर किसी के दिमाग में फिर भी कोई जो है खुराफात हैं तो प्लीज डू डिस्कस विद मी, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कैन वी मूव ऑन सर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर। पढ़ लिया आप लोगों ने? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इट्स गुड टू हियर। ये अफान, हमारा प्यारा मुन्ना अफान, ताहा, मुस्तफ़ा, आई अप्रिशिएट योर एंथुजियाज्म। माशाल्लाह तुम लोग मेरे ख्याल से वहीं से ही क्लास ले रहे हो। यार जिन जिन बच्चों की जो है ना कहीं और क्लासेस है ना वो मुझे एक दफा मैसेज कर दो, ताकि जो है मैं, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है तुम्हारा नुकसान ना हो, तो वी आई वुड ट्राई टू अकोमोडेट यू एज मच एज आई कैन। ठीक है ना? ये तो तुम कल जब मैसेज चल गया था तो फिर मुझे पता चला, सही है ना, तो मुझे बता देना, तो जो है क्या कहते हैं मैं तुम लोगों को अकोमोडेट कर दूंगा, एज इन के मैं अपने टाइम को आगे पीछे कर दूंगा। सही है? तो आज के लिए तुम लोगों ने मेरे ख्याल से 15-20 मिनट ही लेट हुए थे, माशाल्लाह तुम लोग आ गए हो। ठीक है, अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से छेती छेती अटेम्प्ट करो, शाबाश, अटेम्प्ट करो ये वाला क्वेश्चन। एंडेवर लिमिटेड, जल्दी जल्दी प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक कि मुझे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स निकाल के दो इस क्वेश्चन में। अच्छा ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस वगैरह आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू पीपल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, सही है ना? मगर पहले कर लो, मैं इसीलिए सॉल्यूशन पहले नहीं दे रहा ताकि जो है क्या कहते हैं तुम लोग फिर जो है वो क्या कहते हैं फिर वो बाद का शैतान वर्गलाता है और जो है वो तुम लोग देखना शुरू कर देते हो। तो अभी तुम लोग आराम से करो, फिर मैं सॉल्यूशंस वगैरह दे दूंगा। सर जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे सर। अच्छा यार ये एक सवाल आया है सर, पब्लिक लिमिटेड और पब्लिक लिस्टेड सेम है? नहीं, देखो पब्लिक लिमिटेड ना कंपनी दो किस्म की होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। सर प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 50 से ज्यादा जो है ना वो शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते। अब पब्लिक लिमिटेड वो होती है जिसके अंदर 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मगर पब्लिक की भी दो टाइप्स हैं, एक है लिस्टेड और एक है अनलिस्टेड। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट उनके जो शेयर्स है ना वो रेगुलरली ट्रेडेबल नहीं होते, मार्केट में ट्रेड नहीं होते पब्लिक अनलिस्टेड के। मगर जो पब्लिक लिस्टेड होती है उसके जो शेयर्स है ना वो ट्रेड होते हैं। तुमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? सही है ना? तो तुम लोगों ने वो वाली मूवी देखी है, वो कौन सी वाली मूवी है आजकल, वो जो वो बड़ी अच्छी वो बुल करके एक बुल रन का एक एक मूवी है, और इसी तरीके से वो एक बड़ा सीजन भी आया था, मैं नाम रिकॉल नहीं कर रहा।
तो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है, सही है ना, वो तुमने 25 दिन में पैसा डबल वाली जो कहानी है, तो वो एक्चुअली वो शेयर्स वगैरह जो होते हैं, नहीं नहीं ब्लैक लिस्टेड नहीं, ब्लैक लिस्टेड नहीं भाई। आ, यार मैं, अच्छा सर, तो लिस्टेड या कोटेड सर वो कंपनीज होती हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला खदीजा, ये जो है लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल सही बोला। तो लिस्टेड वो कंपनीज होती हैं जो जिनके शेयर्स रेडिली ट्रेडेबल हो, जिनके मार्केट में ट्रेडेबल हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, करेक्टली हाईलाइटेड। बेटा ये ब्लैक लिस्टेड वाले नहीं है, ये ब्लैक लिस्टेड कुछ और चीज होती है, ब्लैक लिस्टेड वो बैन होते हैं। लिस्टेड कंपनीज का मतलब जिनके शेयर्स रेडिली ट्रेडेबल हो। सर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे प्लीज, 5 मिनट दे रहा हूं, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली गिव इट अ ट्राई। अच्छा इसमें जो है ना, अब सारी एप्लीकेशंस तुमने देखनी है। सर ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूं आप लोगों से।
अच्छा यार, ये माशाल्लाह जो है मुस्तफ़ा कर चुका है, फाइका कर चुकी है। सो आई अप्रिशिएट माशाल्लाह जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। सही है ना, तुम लोगों को टेंशन नहीं लो, बहुत सारे सवालात करने का मौका मिलेगा। सही है, आज असाइनमेंट भी है तुम लोगों के लिए। सर अच्छा, जुम्मे को इसका क्विज है, हाँ राइट। अच्छा सर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिक्वायरमेंट है, विच ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ इंडीवर कॉन्स्टिट्यूट अ रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट अंडर IFRS 8 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। सर ये खुद बता रहा है कि सर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सेगमेंट के हवाले से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर वो रेवेन्यू सेंटर है या मैनेजमेंट रेगुलरली रिव्यू करती है, बिकॉज यू नो दैट क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशंस कि ये ऑपरेटिंग सेगमेंट ही है। Endeavor, a public limited company, trades in 6 business areas, which are reported separately in its internal account. सर 6 business areas में जो है Endeavor डील करता है, कंपनी डील करती है। Provided to the chief operating decision maker. The results of these segments for the year ended 31st December 2005 are as follows. सर ये results हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन एज ऑफ 31 दिसंबर 2005। सर केमिकल यूरोप में जो है जो बेच रहा है, यानी उससे एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा है 14 मिलियन का, रेवेन्यू इंटरनल जो आ रहा है वो 7 मिलियन का, टोटल 21 दिया हुआ है। सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, सेगमेंट के एसेट्स दिए हुए हैं, सेगमेंट के लाइबिलिटीज दी हुई हैं। अच्छा, वी आर श्योर के व्हाइल वी आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग, जबरदस्त अफान, जबरदस्त सनीला। Sir, while we are determining any segment as reportable, so liabilities are the distractor. We just need to ignore the liabilities, right? They are none of our concern while determining any segment as reportable. ये चीज हमें पता है। सिमिलरली सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दिया हुआ है केमिकल्स का। अब तुम्हारे दिमाग में माशाल्लाह जो है वो सवालात आ रहे होंगे कि सर क्या हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूरोप को मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो सर फार्मास्यूटिकल होलसेल दिया हुआ है, फार्मास्यूटिकल रिटेल दिया हुआ है, कॉस्मेटिक्स दिया हुआ है, हेयर केयर दिया हुआ है, बॉडी केयर दिया हुआ है। सही है। अच्छा सर, अब जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कि सर इनमें से कौन से सेगमेंट जो है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। अब उसमें से हमने डिटरमाइन करना है कि कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है और कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। तो आओ सर इसको हम जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर ये इसका सॉल्यूशन है। सर सबसे पहले तो हम बेंचमार्क निकाल लेते हैं, सर मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू है 238। तो टोटल रेवेन्यू 238 का 10% कितना होता है, 23.8। इसका मतलब है रेवेन्यू की बेसिस पर वो सेगमेंट जो 10% या उससे ज्यादा होगा, दैट इज 23.8 या उससे ज्यादा होगा, तो दैट विल बी टेकन एज रिपोर्टेबल बेस्ड ऑन द रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया। इसी तरीके से सर प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पर हमने देखा कि सर पीएमएस कितने हैं, 1 + 13 14 + 9 23 + 2 25 + 4 29। पीएमएस जो है वो है 29 रुपए। एलएमएस कितने हैं, लॉस मेकिंग सेगमेंट, -2 -6 मतलब -8। इसका मतलब है दोनों में से बड़ा कौन, पीएमएस बड़ा है। 29 का 10% कितना होता है, 2.9। इसका मतलब है प्रॉफिट या लॉस जिस सेगमेंट का 2.9 या उससे ज्यादा होगा तो दैट वुड बी टेकन एज रिपोर्टेबल। सर एसेट्स 336, इसका मतलब है 33.6, 333 का 10%। कोई भी सेगमेंट के एसेट्स 33.6 या उससे ज्यादा होंगे तो वो बेस्ड ऑन द एसेट वाला क्राइटेरिया वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। नाउ सर लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। अब सर हम बात कर लेते हैं केमिकल्स की। सर केमिकल जो है एक एक करके चलते हैं। सर केमिकल सर 23.8 से, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो मैं यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मर्ज करके दिखा दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेजोरिटी ऑफ द क्राइटेरिया जो है ना ये मर्जिंग का मीट हो रहा है। क्योंकि तुम बताओ केमिकल जो है यूरोप हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम रहता है, केमिकल सेम रहता है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता। सही है ना। टाइप्स ऑफ कस्टमर सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि एक केमिकल जो है अगर कोई एक बंदा यूज कर रहा हो तो उसका दूसरा ऑब्वियसली होमोजीनियस होता है। तो सर मैं जो है ना फॉर द सेक ऑफ दिस मैं यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मर्ज करके दिखा रहा हूँ। हाँ सर बहुत अच्छी बात सर, फार्मा और रिटेल, होलसेल और रिटेल को भी मर्ज कर दे, फिर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैनब ने बिल्कुल सही बोला। बट अभी मैं तुम लोगों को जस्ट फ्लेवर देने के लिए मैं होलसेल और रिटेल को मर्ज करके नहीं दिखा रहा हूँ, इन दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ। नहीं सर हम कर तो सकते हैं ना जी, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट मैं अभी जानबूझ के, क्योंकि एक को मैंने मर्ज करवा दिया ना दो को, तो मैं चाह रहा हूँ होलसेल और रिटेल को अभी ना करूं। आप करना चाहो आप कर सकते हो, पेपर में लिख देना कि वी अज्यूम्ड दैट बोथ ऑफ देम
are apparently similar in economic characteristics and other aggregation criteria, therefore these have been merged. ठीक है ना, तुम इस तरीके से कर सकते हो, कोई हरज वाली बात नहीं है। सर अगर नहीं करें मर्ज तो आची जी आंसर सही होगा मुस्तफा का बहुत। सर अगर मर्ज करें या ना करें, भाई देखो तुम्हारा एग्जामिनर ना, मैं खुदारा तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारा एग्जामिनर इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब वो चेक कर रहा होता है ना तो उसके पास 2-3 किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, अगर तो एक से ज्यादा मायने निकलते हैं। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंटर नहीं है, ये तुम्हारा बीकॉम नहीं है, ये तुम्हारा मैट्रिक नहीं है। भरोसा रखो, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ कि जब तुम्हारे पेपर चेक होते हैं ना, तो एक बंदा चेक करता है, उसके ऊपर फिर मॉडरेटर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है अगर गलत चेक कर ले तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। तो चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरा जो सीए फाइनल्स का पेपर था, जब हम लोग टेक्स्ट में निकले तो हम लोग 3 लोग थे, उसमें से 2 मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर थे, और तीनों के आंसर अलग अलग थे। तो सब एक दूसरे को देख के परेशान कि अबे भाई ये तेरा गलत है, भाई हम परेशान, मैं परेशान भाई मेरा गलत है, क्योंकि मैं तो अपने आप को जाहिर सी बात है उनसे तो कंपेयर, मैं उनके साथ होता था, बट जाहिर सी बात है उन पे भरोसा ज्यादा होता था। मगर अल्लाह का शुक्र है, मजे की बात ये तीनों के तीनों पास हो गए। उसकी वजह ये है कि यार एग्जामिनर जो है वो अजम्पशन, अगर याद रखो, जहां एम्बिग्विटी हो ना वहां एग्जामिनर अजम्पशन पे चलता है। सही है ना, तो एज फार एज तुम्हारी अजम्पशन लॉजिकल है, इट्स टोटली फाइन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है ना। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर केमिकल यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर रेवेन्यू की बेसिस पर 21 और 59। सर क्या रेवेन्यू की बेसिस पर केमिकल रिपोर्टेबल है? यस सर रिपोर्टेबल है 23.8। सर इन दोनों का प्रॉफिट और लॉस 1 और 13, जाहिर सी बात है 2.1 से ऊपर है, रिपोर्टेबल है। एसिड की बेसिस पर जी सर केमिकल रिपोर्टेबल है, इसका मतलब है केमिकल तीनों की तीनों बेसिस पे रिपोर्टेबल है। अच्छा सर इसके बाद फार्मा होलसेल, सर क्या रेवेन्यू की बेसिस पर रिपोर्टेबल है? यस सर 23.8 से ज्यादा है। सर प्रॉफिट या लॉस की बेसिस पर रिपोर्टेबल है? जी सर 2.9 से ज्यादा है। सर एसिड्स की बेसिस पर रिपोर्टेबल है? जी सर 33.6 से ज्यादा है। अच्छा सर इसके बाद फार्मास्यूटिकल रिटेल, सर रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर। सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर। एसेट्स की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर, रिटेल रिपोर्टेबल नहीं है। कॉस्मेटिक्स रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल है टोटल? नो सर। प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर, 2.1 से कम है। सर एसेट्स की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर, 33.6 से कम है। हेयर केयर रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर, 23.8 से कम है। प्रॉफिट की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? यस सर, 2.1 से ज्यादा है। सेगमेंट एसेट्स की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? नो सर, 33.6 से ज्यादा है। बॉडी केयर रेवेन्यू की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? यस सर, 23.8 से ज्यादा है। लॉस या प्रॉफिट की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? 2.1 से ज्यादा है? जी सर बिल्कुल है। एसेट्स की बेसिस पे रिपोर्टेबल है? यस सर। तो सर 2 हमारे सेगमेंट्स हैं जो रिपोर्टेबल नहीं हैं, बाकी रिपोर्टेबल हैं। ऐसा ही है सर। तो सर ये देख लो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अच्छा सर ये तो हमने कर लिया, अब सर वो एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाला जरा आप बताओ, वो जो नहीं एग्रीगेशन नहीं, आई एम सॉरी, वो जो सर 75% वाला थ्रेशोल्ड है वो जरा देखो। तो सर केमिकल, होलसेल, हेयर केयर और बॉडी केयर, इन चारों का मैंने जो एक्सटर्नल रेवेन्यू था उनको सम किया और कंपनी के एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि सर इनसे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, this is like 82.3% of the total external revenue of the company. So what do you think people, are we supposed to actually identify any other segment as reportable या ये काफी है? What do you say? Sir obviously this is more than ज़ैनब बोल रही है सर अगर मर्ज ना करें तो एग्जैक्ट 75% आता है। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड दैट्स गुड। अच्छा यार अब मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जरा होमवर्क में लिख लो, असाइनमेंट में लिख लो। सही है ना। ये जो है तुम लोगों ने करने हैं, या आईकेप के अभी पास पेपर्स में जो है एक तो रिसेंटली क्वेश्चन आया है वो तुमने करना है। लिख लो ये 2 क्वेश्चंस असाइनमेंट में। अच्छा इसकी पिक्चर लेके जरा ग्रुप पे डाल दो जल्दी से, ग्रुप पे डाल दो इसकी पिक्चर लेके जल्दी से, ग्रुप पर इसकी पिक्चर डाल दो।
अच्छा सर, अब ये मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि कल माशाल्लाह तुम लोगों की छुट्टी आ रही है, तो अब जरा पास पेपर करना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। हाँ तो सर सब इरादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे ना। अच्छा सर, इसमें जो है एक एरिया रहता है डिस्क्लोजर वाला, कि सर इसके डिस्क्लोजर कैसे बनेंगे। जब मैं तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स और जो है क्या कहते हैं तुम्हें जब मैं कंपनीज एक्ट का जब मैं डिस्क्लोजर करवा रहा हूँ तो एक साथ इसका भी डिस्क्लोजर बनवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे, उसमें IFRS 8 के भी डिस्क्लोजर्स होंगे, तो हम एक साथ कर रहे होंगे। सही है। तो हमारा इसका जो डिस्क्लोजर वाला एरिया है उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस। सही है। डिस्क्लोजर में फाइनल अकाउंट्स और जब कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर करवा रहा हूँ तो उसमें एक साथ में करवा दूंगा। सही है। आर वी क्लियर? अच्छा सर, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन। IFRS 9। जस्ट होल्ड ऑन विद मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची आए और नहीं नहीं, कल मैं सेशन नहीं ले पाऊंगा। सही है ना, तो ग्रुप पे मैं मैसेज भी कर देता हूँ अभी। ठीक है दोस्त, मैं इसी से जरा पूछना चाहता था कि नहीं नहीं, मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, चले। ओके, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, IFRS 9। अच्छा सर, इस टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये वो टॉपिक है जिसने अकाउंटिंग का जो पूरा एक रिवोल्यूशनरी टॉपिक है ये। यानी मैं अगर तुम्हें बताऊं, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पहले भी था स्टैंडर्ड, इसमें अभी रिसेंटली चेंज आया है। याद रखो, 3 स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो रिवोल्यूशनरी तौर पे चेंज किया है पिछले 5 सालों में। IFRS 15 जो तुम्हारे अभी कोर्स में FR2 में, IFRS 16 लीजेस का है, ये भी तुम्हारे अभी FR2 में, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सही है। तो सर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं तो इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स वगैरह भी करवा रहा होता हूँ। सही है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगेन हेल डिफिकल्ट। तो प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा है, यानी 15, 16 और 9 प्रैक्टिकली जो है इसकी सिग्निफिकेंस तो है ही है। और एग्जाम परस्पेक्टिव से भी तुम देख लो कि ICAP इन 3 में से 2 टॉपिक में लाजमी सवाल पूछता है। और IFRS 9 इस दफा कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। सही है। तो सर इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसमें मेरी जो है, क्योंकि 9, 15 और 16 में जो है वो मैं बैक टू बैक जो है, जैसे तुम लोग देखते भी होगे, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहा होता हूँ बैंक्स में। इनफैक्ट जो है
बाजू का जो है वो केएसए में करवा रहा होता हूँ, तो जो है बाजू का जो है डिफरेंट कंपनीज के जो लोग हैं उनको मैं ट्रेनिंग वगैरह इस पे दे रहा होता हूँ IFRS 9 पे। तो अगेन इससे एक मेरा वैसे ही दिली लगाव है। तो ऑल दो ये रूखा टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को जो है मैं तुम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, और तुम लोगों के लिए नया है बिल्कुल। तो देखो एक चीज जो आई वुड ट्राई कि तुम लोगों को जो है ना, मैं बिल्कुल जो है बेबी फीडर की तरह इसको जो है फीड करूं। सही है, तो इसको गौर से जो है सुनना, क्योंकि ये तुम लोगों का MFA में भी काम आएगा। MFA में तुम लोगों का मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह काम आएंगे। तो इधर गौर से सुनना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मेरे साथ हो। सर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अभी स्टैंडर्ड वगैरह को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे करते हैं। सही है, अब लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? ठीक है ना, ये मैं तुम लोगों से इसकी स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगा। सर लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? सही है, किसी को पता है? एनी वन ऑफ यू, कुछ भी आइडिया, कभी पढ़ाओ। सर टेक्स्ट में पढ़ा था, अच्छा कोई मसला नहीं है। आओ अब इधर देख लो, इधर देख लो। नो नो नो, दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल। सर याद रखो, याद रखो, याद रखो। अकाउंटिंग में अगर चीते बनना चाहते हो ना, तो एग्जाम्पल्स रटना छोड़ दो। हमेशा डेफिनेशन को अच्छे से ग्रिप करो ना। अब दुनिया की कोई भी चीज होगी, उस डेफिनेशन पे तुम परखोगे तो वो खुद ही एग्जाम्पल बन जाएगी। तो सर याद रखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या, समझो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आई एम श्योर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है, जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है। अब तुम लोगों के दिमाग में परेशानी आ रही होगी कि सर ये फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या और इक्विटी, और या इक्विटी। सर और या क्या मतलब है? या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करेगा दूसरी पार्टी के बिहाफ पे, या इक्विटी क्रिएट करेगा, या दोनों क्रिएट करेगा। सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या? ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी, याद रखो किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा पार्टीज होती हैं, नॉर्मली दो पार्टीज होती हैं। तो एक पार्टी के बिहाफ पे वो फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है, और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी या दोनों क्रिएट करता है। तो सर अब आप ये बताएं कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो पता है ना? जी सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है। सर फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? याद रखो फाइनेंशियल एसेट सर वो एसेट होते हैं जिनके अंदर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बहुत गौर से सुनेंगे ये चीज। फाइनेंशियल एसेट सर क्या होते हैं? सर कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बैंक, तुम्हारा बैंक ओडी, सही है, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कैश इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। सही है। अच्छा सर, अगर कोई फाइनेंशियल एसेट होते हैं तो फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट भी होते होंगे? जी बिल्कुल, इस डेफिनेशन के अलावा जो भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल कहलाएंगे। सर कैश और कैश इक्विवेलेंट। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल, बहुत गौर से सुनेंगे ये चीज। अभी कुछ ना लिखो, अभी सुकून से ये सब दे दूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। सर अगर आपको किसी से उधार लेना है तो वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। इसमें क्या आ जाते हैं? उधार के अंदर क्या आ जाते हैं, जल्दी से बताओ। उधार में क्या आ जाते हैं? आपके अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं, आपके लोन रिसीवेबल्स आ जाते हैं, आपके अदर रिसीवेबल्स आ जाते हैं। बहुत अच्छे। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, आपके डेटर्स। एक और चीज, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। सर क्या मतलब? सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अफान को जो है कोई माल बेचा, अफान ने बोला हसन मारफानी मेरे पास जो है वो शेयर्स पड़े हुए हैं लकी सीमेंट के, मैं तुम्हें 2 महीने बाद वो शेयर्स दे दूंगा। सही है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं।
मैं 2 महीने बाद तुम्हें वो शेयर्स दे दूंगा, तो क्या मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है? यस सर, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है उससे शेयर्स लेने का। तो क्या ये मेरे लिए, ये जो मेरा राइट टू रिसीव है, ये क्या है? ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है। तो सर ये भी मेरे क्या कहलाते हैं सर? इसको हम लोग देसी जबान में इसको भी डेटर्स कहते हैं। बट ये डेटर्स सेटल कैसे होंगे? ये डेटर्स सेटल कैसे होंगे सर? मुझे शेयर्स मिलके। सही है। इसी तरीके से इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सर लकी सीमेंट के शेयर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास ओजीडीसी के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। मानते हो या नहीं मानते? सर इसके बाद एक और चीज, डेरिवेटिव्स। सर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सर डेरिवेटिव्स तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये इंशाल्लाह सीए फाइनल्स में अगर जिंदगी रही तो हम लोग पढ़ेंगे। सर ये फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, ऑप्शंस, ये सब डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं। फिलहाल ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट डेफिनेशन के लिए याद रखो। थोड़े बड़े हो जाओ फिर इसकी लॉजिक भी दे दूंगा, विजडम बता दूंगा सर होते क्या है। यू डोंट नीड टू वरी। इसको मैं लाल कर रहा हूं, मतलब ये कोर्स में नहीं है, डेफिनेशन के लिए याद रखना। तो सर आओ मेरे साथ गिरदान करो। सर फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर किसी और से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल आपका है कैश में, तो फाइनेंशियल एसेट। सबर सबर बताता हूँ सनीला बताता हूँ, रुको। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी ने मुझसे वादा किया हुआ है कि भाई हम आपको लकी सीमेंट के शेयर्स देंगे 2 महीने बाद, तो किसी और कंपनी के शेयर्स मुझे मिलने हैं, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो वो भी मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। डेरिवेटिव, सर डेरिवेटिव आपके जो है फाइनेंशियल एसेट हैं। होते क्या है? फिलहाल इसको मिट्टी पाओ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है। तो सर फाइनेंशियल एसेट के हवाले से क्लैरिटी है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। अच्छा सर ये बताओ, फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? आसान सी चीज, जिन एसेट्स के अंदर इन पांचों में से कोई एक बात भी ना हो, वो नॉन फाइनेंशियल एसेट होगा। सर इसी सिलसिले में अपने ईमान को पक्का करने के लिए एक इलस्ट्रेशन में दे रहा हूं। आई वुड लाइक कि जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। डिस्कस वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? जल्दी से बताओ। What if it's contractual right to receive debt instrument? जैनब मेरा बच्चा वही हो गया ना, right to receive, again it's a financial asset। यार ये एक चीज इधर जो है क्या कहते हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज इसने जैनब ने, मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, जैनब ने क्या बोला? व्हाट इफ टू रिसीव अ डेट इंस्ट्रूमेंट, यस इट्स अ फाइनेंशियल एसेट। डेट इंस्ट्रूमेंट, अब सही है। सर इस इलस्ट्रेशन को करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? जल्दी जल्दी, छेती छेती। इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? अरे भाई क्यों नहीं है यार? बेचोगे पैसे मिलेंगे। क्यों नहीं है? बेचोगे पैसे मिलेंगे। इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, वजह बताओ। हाँ जो है 2-3 बच्चे तो बहक गए, मेरी बातों में आ गए। सर डेफिनेशन पे पढ़ो। जैनब क्यों नहीं है? कन्विंस मी वाई। मुस्तफा, फान, ताहा क्यों नहीं है भाई? भाई कैश तो मिलेगा ना, बेचोगे तो कैश तो मिलेगा ना। हाँ सर आओ डेफिनेशन पे परखो। डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन क्या थी? कैश और कैश इक्विवेलेंट। क्या इन्वेंट्री कैश और कैश इक्विवेलेंट है? नो। सर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है? क्या आज तुम्हारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो तुम बोल सकते हो कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि मुझे कैश मिलेगा ही मिलेगा? क्या तुम ऐसा बोल सकते हो? नहीं भाई नहीं, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट किसी से हुआ ही नहीं है। आप ये बोल दो कि इन्वेंट्री बिक गई, तो फिर तो वो इन्वेंट्री रही नहीं है। सर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, ना ये डेरिवेटिव है। तो सर इन्वेंट्री आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है। भाई आपका राइट तो हो ना, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, मैं मानता हूं ये बिकेगा, जब बिकेगा फिर कैश मिलेगा, तो अगर मगर पे तो नहीं चलती ना अकाउंटिंग।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यू नो फॉर द फैक्ट कि हाँ भाई आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो यू कैन चैलेंज द अदर पर्सन इन द कोर्ट। अब इन्वेंट्री हाथ में रख के तुम किसको चैलेंज करोगे, कोई सामने बंदा ही नहीं है। डेटर्स, डेटर्स फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? यस यस यस। कैश फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? यस। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नो नो बिल्कुल भी नहीं। अरे सर बेच के पैसे तो मिलेंगे ना। अरे भाई जब बिकेंगे फिर पैसे। अबे भाई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं सर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पैसे मिलेंगे। हाँ फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं ये फाइनेंशियल एसेट है, मगर फिर वो पीपी ही नहीं रहेगा क्योंकि वो बिक गया होगा। अच्छा सर प्रीपेड एक्सपेंस, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है कि भाई तुमने जो है एडवांस में पैसे दिए हैं कि तुम्हें जो है आगे जो तुम बेनिफिट लो उसके पैसे दोबारा ना देने पड़े। फॉर एग्जांपल मुझे जो है किराया देना है, मैं जो है 12 महीने का एडवांस में पैसे दे देता हूं मैं, सही है कि भाई मुझे पहले महीने के शुरू में मैंने 12 लाख रुपए दे दिए, क्या मुझे हर महीने के 1-1 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे? ईमानदारी से बताओ, ये पैसे जो तुम दे रहे हो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि तुम इधर 12 महीने रहोगे या उससे पैसे वापस ले लोगे? अगर पैसे वापस लेने ही थे तो दिए क्यों? भाई ये तुमने जो एडवांस में पैसे दिए ये क्यों दिए? क्योंकि तुम इधर अगले 12 महीने लो और कोई तुम्हें रहो और कोई तुम्हें पैसे की हाजत ना करे। तो इसका मतलब ये है नॉट मे बी, इट इज नॉट। भाई ना ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ना तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। अरे भाई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव बेनिफिट है ना, कि तुम अगले 12 महीने किराए पे रह सकते हो। तुम्हारा ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट थोड़ी है कि भाई पैसे वापस ले लूं तो। अरे भाई दिए ही क्यों थे जब पैसे वापस लेने थे? तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, it's not a financial asset because you don't have a contractual right to receive anything in form of cash. I totally agree with you that you have got the right to receive economic benefit in the form of कि आप रहो घर पे। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अगर तुम किसी को एडवांस में सैलरी देते हो, प्रीपेड सैलरी, तो तुम उससे बदले में बेनिफिट्स लेते हो ना, तुम उसको ये थोड़ी बोलते हो चल भाई पैसे वापस दे दे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर वी आर डन विद द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये याद रखना, ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। आओ सर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? सर फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल एसेट का रेप्लिका है, कॉन्ट्रेक्चुअल। इधर बहुत मजे की चीज बता रहा हूँ। अच्छा पहले तो इक्विटी में समझ लो। देखो एक चीज याद रखो, तो मैं जिंदगी भर का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैंने इतनी ज्यादा जो है IFRS 9 पे जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह दी हैं, तो इसमें जो है ना मैंने कुछ शॉर्टकट्स और टिप्स भी बताए हुए। मैं अल्लाह की दाद से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब हम लोग पढ़ लेंगे ना तो पास पेपर तो मैं कुछ भी नहीं लगेंगे, यू वुड बी लाइक यार ये तो हलवा है। तो सर क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है इसके ऊपर काम बहुत ज्यादा किया है, ये जो 4-5 बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स है ना, क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली हैं। तो सर याद रखो, लाइबिलिटी और इक्विटी कभी भी डिफरेंस करना हो ना, अभी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। कभी भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ना कि सर कोई भी अगर देखो लाइबिलिटी या इक्विटी होती क्या है। सर अगर आपको पैसा मिल रहा है ना तो दिस फाइनेंसिंग इज ईदर लाइबिलिटी और इक्विटी। सर अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है ना, तुम अपने आप से पूछो क्या ये तुम्हें पैसा वापस करना है? अगर तो वो पैसा वापस नहीं करना ना तो ईमान रख लो वो इक्विटी है, और अगर तो वो पैसा वापस करना है ना तो ईमान रख लो वो लाइबिलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जस्ट गेट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लाइबिलिटी एंड इक्विटी। बाकी बातें बाद में होंगी। पहले तो समझो सर कोई अगर आपको पैसा मिल रहा है तो या तो वो इक्विटी होगा या वो लाइबिलिटी की। सर कोई भी आपको फाइनेंसिंग अगर मिल रही है, यू आर टू आइडेंटिफाई वेदर दैट फाइनेंसिंग इज इक्विटी और लाइबिलिटी, यू जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ आर यू सपोज्ड टू रीपे दैट? इफ द आंसर इज यस, ईमान रख लो वो लाइबिलिटी। इफ यू आर नॉट सपोज्ड टू रीपे दैट, ईमान रख लो वो इक्विटी।
तो समझ में आ गया। आज के बाद दुनिया भर में कोई भी तुम्हें बोले कि तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं और वो सिनेरियो बताए, तो तुम आइडेंटिफाई कर दोगे वो लायबिलिटी है इक्विटी है। कर सकते हो या नहीं कर सकते? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। सर इस डेफिनेशन की बेसिस पर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सर क्या पैसे वापस देने होते हैं? नहीं सर, इक्विटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पैसे वापस देने होते हैं? जी सर, रिडीम करने हैं, लायबिलिटी। ऑर्डिनरी शेयर्स, सर पैसे वापस करने होते हैं? नहीं सर, नहीं करने होते हैं, इक्विटी। डिबेंचर्स, पैसे वापस करने होते हैं? जी सर करने होते हैं, लायबिलिटी। सर टीएफसी, पैसे वापस करने होते हैं? जी सर करने होते हैं, लायबिलिटी। सर टी बिल्स, पैसे वापस करने होते हैं? जी सर आप इशू करते हो फिर पैसे वापस रिडीम करने होते हैं, लायबिलिटी। सर पीआईबीज, सर ये सारी की सारी चीजें ये प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह तुम वक्तन फवक्तन पढ़ोगे, सही है ना, लोन्स की प्रोडक्ट्स हैं ये, सही है। अच्छा सर, अब फाइनेंशियल लायबिलिटी पे बात करते हैं। इस डेफिनेशन के बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश। ये आपका क्या हो गया? अकाउंट पेएबल, पेएबल्स, लोन्स, सही है। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट। नंबर 2, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट। इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है, और अगर एग्जामिनर ने मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम नहीं पूछा, उससे पहले पूछा भी है। बिल्कुल सही बोला सनीला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो जो एक्रूड एक्सपेंस की तुम बात कर रही हो, एक्रूड एक्सपेंस, नहीं नहीं सनीला, एक्रूड एक्सपेंस इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों? बताता हूं, बोला हाथ रखो, बताता हूं। सर इधर एक बहुत अहम चीज मैं बताने के लिए जा रहा हूं, इसको याद रखना। ये जो मैं अहम चीज अभी, एक्रूड इनकम रिसीवेबल होता है, जैनब बचपन में हमने पढ़ा था ना, एक्रूड इनकम, एक्रूड का जो नेचर होता है ना, ये दोगला है। ये एक्सपेंस के साथ लगता है तो ये आपकी लायबिलिटी बना देता है, और इनकम के साथ लगता है तो ये आपका एसेट बना देता है। तो एक्रूड इनकम कुछ भी नहीं होती मेरा बच्चा, ये रिसीवेबल होता है आपका। तो रिसीवेबल क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट, सही है। सर अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये जिंदगी भर दुआएं दोगे तुम। ये इस डेफिनेशन को अगर तुम पक्का कर लो ना, तुम यकीन करो, जो है क्या कहते हैं, तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिंदगी भर कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत करके जो है ना ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बनाई हुई है। तो इधर बहुत गौर से देखना। सर आप लोग मेरे साथ हो? मैसेज करके जल्दी से मुझे बता दो, मेरे साथ हो या नहीं हो, जल्दी से मैसेज करके बता दो। ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान मुझे बाजुकात ऐसा लगता है कि जो है मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। सर अफान तोहा तुम्हारे साथ है या नहीं, या मुस्तफा के साथ है? अच्छा साथ है, साथ है, ओके ओके ओके। तोहा को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो ओके, चलो अच्छी बात है। सर मेरे साथ रहेंगे। सर फॉर एग्जाम्पल मुस्तफ़ा से मैंने कोई सर्विसेज ली, ठीक है, और मुस्तफ़ा को मैं बोलता हूँ भाई मैं तुझे 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश, सही है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश। तो सर ये क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी जो है मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैं ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में बता रहा हूँ, हाँ परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आगे इक्विटी भी लिखा हुआ है, तो तुम शायद ये परेशान ना हो जाओगे यार ये तो स्लैश इक्विटी। तो सर अगर तो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश है किसी और को, फॉर एग्जांपल मैंने मुस्तफा को बोला भाई मैं तुझे 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, सही है, तो इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर मैं मुस्तफा को बोलता हूँ मुस्तफा भाई मैं तुझे 2 महीने बाद, मेरे पास लकी सीमेंट के शेयर्स पड़े हुए हैं या मेरे पास बैंक इस्लामी के शेयर्स पड़े हुए हैं, 2 महीने बाद मैं तुझे कैश के बदले उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो तुझे दूंगा। तो सर ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कमिट किया है कि भाई मैं फाइनेंस, जाहिर सी बात है ना, आई हैव कमिटेड कि भाई मैं किसी और कंपनी के शेयर्स दूंगा उसको, तो सही है,
ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। डेरिवेटिव लायबिलिटी की फॉर्म में भी आते हैं, बट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। बोनस इज समथिंग एल्स। निम्रा मेरा बच्चा, बोनस इज समथिंग एल्स। अच्छा अब ये बताओ, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको गौर से सुनना। सर ये आप लोग बताओगे मुझे, मारफानी लिमिटेड, मुस्तफ़ा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मुस्तफ़ा साहब ने मुझे कुछ सर्विसेज दी, मुस्तफ़ा साहब ने मुझे 50 एसी दिए, मारफानी लिमिटेड को 50 एसी दिए। मुस्तफ़ा साहब ने मारफानी लिमिटेड को 50 एसेट्स एसी दिए। बहुत गौर से सुनना, ये तुम लोग बताओगे। पीपी डेबिट कितने के सर? 10 मिलियन। मैं एंट्री क्या पास करूंगा? मारफानी लिमिटेड एंट्री क्या पास करेगी? और मारफानी लिमिटेड ने बोला, मारफानी लिमिटेड ने बोला कॉन्ट्रैक्टेड with Mustafa to deliver 50 ACs, and Mustafa will receive PKR 10 million equivalent shares of Marfani Limited after 2 months। ये बहुत अहम चीज है जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं, ये बहुत अहम चीज है, बहुत गौर से सुनेंगे सब। सर मुझे बताओ, मारफानी लिमिटेड ने जो है मुस्तफा से एसी खरीदा है, और मारफानी लिमिटेड ने बोला कि भाई मैं 10 मिलियन के जो है तो मैं अपने शेयर्स इशू करूंगी, 2 महीने बाद 10 मिलियन के अपने शेयर्स इशू करूंगी। मुझे बताओ सर, क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं है? हाँ फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अफान है, जैनब भी बहक गई है, अफान भी बहक गया है। यार अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, डेफिनेशन पढ़ो। क्या मारफानी लिमिटेड ने कैश देने का बोला है? कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू पे कैश? नो। कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट टू इश्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। अरे भाई, अरे भाई, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, ये मारफानी लिमिटेड अपने शेयर्स इशू कर रही है, ये किसी और के शेयर्स थोड़ी ना इशू कर रही है। ये तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन हो गई ना भाई, कि मैंने जो है एसी लिया और मैंने बोला, जैनब वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, फोर्थ वाला पॉइंट है ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात सर, शेयर्स इशू करना लायबिलिटी नहीं होती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बचपन में क्या पढ़ा था कि तुम जब कोई एसेट लेते हो तो शेयर इशू करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? कैश डेबिट। तुम क्या करते थे? एंट्री एसी डेबिट शेयर्स क्रेडिट करते थे ना, या इक्विटी क्रेडिट करते थे? लायबिलिटी करते थे या नहीं करते थे? सर कभी भी नहीं करते थे। अगर कंपनी अपने ही शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी को तो कुछ देना ही नहीं है। तो याद रखो, याद रखो, अगर किसी और कंपनी के शेयर्स देने का वादा किया है ना तो वो लायबिलिटी होगी। अगर अपने ही शेयर्स देने का वादा किया है तो भाई वो लायबिलिटी थोड़ी होगी, वो तो इक्विटी है। FR1 में पढ़ा था ना कि कंपनी ने इतने एसेट्स खरीदे और उसके अगेंस्ट अपने शेयर्स इशू किए, तो वो तुम इक्विटी में लेते थे, चेंजेस इन इक्विटी में, या लायबिलिटी में लेते थे? ऑब्वियसली सर चेंजेस इन इक्विटी में लेते थे। याद आया? तो सर ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, दिस इज रिस्ट्रिक्टर। अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है तो सर वो इक्विटी है। हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़े, खुश हो अब? अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो प्लीज भाई आसान सा मंजन, भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर किसी और कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है ना कंपनी, या वादा कर रही है, सही है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। मगर अगर अपने शेयर्स इशू करने का वादा कर दिए तो दिस इज इक्विटी। ये बहुत अहम चीज है जो तुमने याद रखनी है। चलो सर, नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज। चलो सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी जल्दी, छेती छेती, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ भेजो भेजो, बिल्कुल भेजो यार।
जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करो शाबाश, जल्दी जल्दी, छेती छेती। अरे अरे अरे, आई एम सॉरी यार, ये तो मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया था तुम्हें, शुक्रिया। सॉल्यूशन दिखा तो दिया भाई। नजर आ रहे हैं या नहीं? सर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने वाली है। चलो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि वो दूसरी क्लास भी बच्चों की लगी हुई है कॉस्टिंग की, तो इट्स बेटर के जो है वो क्या कहते हैं मिस ना हो। तो आई एम श्योर सर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इस इलस्ट्रेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सर मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ, सर हमने अभी तक पढ़ा क्या है, सही है सर? इसके ऊपर अभी तक हमने पढ़ा है सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है सर, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के बिहाफ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है, सही है सर? फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं सर? कैश या कैश इक्विवेलेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी अगर आपके पास पड़े हुए। डेरिवेटिव भी होते हैं, मगर डेरिवेटिव जो है अभी फिलहाल इसको बुरा ख्वाब समझ के इग्नोर कर दो, सिंस इट्स नॉट इन आवर कोर्स, सही है? इंशाल्लाह सीए फाइनल्स में जो है जिंदगी रही तो हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी, इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है? इफ यू हैव बीन, इफ यू आर रिसीविंग, if you are, जी बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ। if you are receiving any financing, you just need to ask yourself, are you supposed to repay that amount? If the answer is yes, it's a financial liability for you. If you are not supposed to repay the amount, ईमान रख लो ये equity होगा। So financial liability क्या है? If you have got the contractual commitment to pay cash, if you have got the contractual commitment to issue instruments of any other entity. Now this is something really important जिस पे एग्जामिनर खेलता है। अगर तो कंपनी बोलती है मैं अपने शेयर्स इशू करूंगी, दैट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर फर्दर हम लोग जो है बिल्डअप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, सही है? तो सर